हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर में। और जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लेकर आए थे और उसमें हम लोगों ने बात करी थी और क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वो मैराथन क्लास थी। और इसी क्रम में आज हम लोग अपने CDP के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशेषताओं के बारे में बात की थी कि उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। और इसके बाद आज हम उसी क्रम में बात करेंगे शारीरिक विकास की। शारीरिक विकास या फिजिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे और फिजिकल डेवलपमेंट में हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था को लेकर चलेंगे और इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा और तुलनात्मक अध्ययन करके देखा जाएगा कि कैसे कैसे बच्चे में फिजिकल ग्रोथ होती है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को आज यहीं से शुरू करते हैं। शारीरिक विकास से। शारीरिक विकास में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले शैशवावस्था का शारीरिक विकास। हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था का शारीरिक विकास, ठीक है। चलिए हम लोग शैशवावस्था के शारीरिक विकास की बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस क्रम से होता है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ हम 3 चीज़ों को विशेष रूप से देखेंगे और वो 3 चीज़ें हैं। पहला है वृद्धि, दूसरा है विकास और तीसरा है परिपक्वता, यानी कि ग्रोथ, डेवलपमेंट और मैच्योरिटी। और ये हम देखेंगे कि जैसे जैसे हमारी एजेस बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम शैशवावस्था से बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में जाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगे और कैसे कैसे मैच्योरिटी आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो हम वो लोग बात करेंगे वो शैशवावस्था के शारीरिक विकास की बात करेंगे। फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एज या शैशवावस्था का शारीरिक विकास, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले शैशवावस्था और शैशवावस्था के शारीरिक विकास की बात करें तो शैशवावस्था की शारीरिक विकास की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे भार या वेट। तो कितना वेट होता है शैशवावस्था में? यहाँ पर देखिए, नवजात शिशु में बालक का भार 7.5 पाउंड या 3 किलो 245 ग्राम का होता है। अगर हम एक मानक भार की या मानक वेट की बात करें तो 7.5 पाउंड या 3 किलो 245 ग्राम का एक नवजात शिशु होता है, जो कि बालक है अगर वो। और अगर हम यहीं बालिका की बात करें तो बालिका का जो भार होता है वो 7.13 पाउंड या 3 किलो 240 ग्राम होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पर मैं एक बात आपको बता दूं कि शैशवावस्था के काल में जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर बालक बालिकाओं से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आगे रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं रहेगा। देख लीजिए, भार में 7.5 पाउंड, 7.15 पाउंड और 7.13 पाउंड या 3 किलो 240 ग्राम और 3 किलो 245 ग्राम में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पाउंड की अगर मैं बात करूं तो 1 पाउंड बराबर 400 ग्राम के होता है। लगभग जो 1 पाउंड है वो 400 ग्राम का होता है। तो इसको आप किलो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। वैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि कितने किलो का होता है। और शारीरिक और माता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य डिपेंड करता है कि बच्चे का वजन घटेगा या बढ़ेगा। एक मानक वजन यहाँ पर दिया हुआ है, ये इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। कभी कभी हम देखते हैं कि 4 किलो का बेबी भी पैदा होता है और कभी कभी हम देखते हैं कि उसका वजन 2 या 2.5 किलो के आसपास भी होता है। तो ये एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, पर मानक यही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यहाँ पर और भी एक चीज़ देख लीजिए कि प्रथम 4 से 6 माह में भार 2 गुना और 1 वर्ष के अंत तक 3 गुना हो जाता है। यानी कि प्रथम 4 से 5 माह
में जो बालक का भार है वो 2 गुना हो जाता है अपने प्रारंभिक भार से, और 1 वर्ष के अंत तक यह 3 गुना तक बढ़ जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के शारीरिक विकास में कितनी तीव्रता पाई जाती है। इसके बाद दूसरे वर्ष में भार आधा पाउंड प्रति माह की दर से बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत तक 38 से 43 यानी 43 पाउंड के आसपास हो जाता है। आप इसको किलोग्राम में भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको बताया मैंने कि लगभग जब बच्चा अपने उत्तरकालीन शैशवावस्था में होता है, यानी कि शैशवावस्था की समाप्ति के आसपास होता है, तो वहाँ भार 38 पाउंड से 43 पाउंड के आसपास उसका हो जाता है। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा लंबाई। तो लंबाई देखिए कितनी होती है। लंबाई जो है नवजात शिशु में बालक की ऊंचाई 20 - 20 इंच होती है और नवजात शिशु में बालिका की लंबाई 20 इंच होती है। यहाँ पर मैं एक बार बता दूं कि लंबाई में आधे इंच से ज़्यादा का फर्क नहीं पाया जाता बालक और बालिकाओं में, अर्थात जो उनकी लंबाई है वो 20.5 इंच बालक की और 20 इंच बालिका की होती है। और प्रथम वर्ष में लंबाई 10 से 12 इंच बढ़ती है तथा बाद में इसकी गति स्लो हो जाती है। यानी कि प्रथम वर्ष में जो लंबाई है बालक और बालिका की वो 10 से 12 इंच बढ़ती है, अर्थात तीव्र गति से बढ़ती है, तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, स्लो हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं सिर का आकार। सिर का आकार एवं मस्तिष्क का भाग। देखिए नवजात शिशु में एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। नवजात शिशु में सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का 1/4, ये 1/4 कर लीजिएगा, 1/4 अर्थात 25% होता है। यानी कि बालक के कुल भार का 1/4 या 25% भाग उसके मस्तिष्क का होता है। यानी कि जो सिर है बच्चे का वो औसतन शरीर की औसत भार से बड़ा दिखाई पड़ता है। इसीलिए जो शिशु है, जो बच्चा है, वो शैशवावस्था में मासूम प्रवृत्ति का दिखाई पड़ता है, क्योंकि सिर बाकी शरीर की तुलना में बड़ा दिखाई पड़ता है और उसका जो लंबाई है वो 1/4 या 25% होती है कुल भार का। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेजी गति से बढ़ता है, लेकिन बाद में यह गति धीमी हो जाती है और नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि शैशवावस्था में शिशु का भार या शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो 350 ग्राम के आसपास उसके मस्तिष्क का भार होता है और प्रथम 2 वर्ष में यह 2 गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि प्रथम 2 वर्ष में जो मस्तिष्क का भार है वो बालक का 2 गुना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम लोग, तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखिए 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% भाग विकसित हो जाता है। अर्थात अगर हम बात करें उत्तरकालीन शैशवावस्था में, यानी कि शैशवावस्था की समाप्ति के आसपास, यानी कि 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% भाग पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। ये हमें बताता है कि जो मानसिक डेवलपमेंट है या जो शारीरिक डेवलपमेंट है वो कितनी तेज़ी से हो रहा है बच्चे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दांत। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दांत। तो दांत की बात हम लोग करेंगे, यानी कि टीथ कितना होता है। तो जब शिशु 6 माह का होता है तो उसमें दूध का दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जन्म के समय अगर हम बात करें तो जन्म के समय बालक के अंदर कोई भी दांत नहीं पाया जाता, लेकिन जब बच्चा 6 माह का होता है तो सबसे पहले उसमें दांत निकलना प्रारंभ होता है और सर्वप्रथम नीचे के आगे के दांत आते हैं, जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत तक 8 दांत होती है और 4 से 5 वर्ष की आयु में सभी दांत निकल आते हैं। और देखिए
यानी कि 1 वर्ष के अंत में, लगभग 1 वर्ष का जब बालक है तो उसके 8 दांत पाए जाएंगे, और 4 से 5 वर्ष की आयु में सभी दांत निकल आते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि ये अस्थायी दांत होते हैं, इनको दूध का दांत भी कहा जाता है, और इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है, वो होती है 20, यानी कि 20 अस्थायी दांत 5 से 6 वर्ष की आयु में बालक में विकसित हो जाते हैं। आगे चलकर ये दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह पर नए दांत उगने लगते हैं जो कि स्थायी होते हैं। ठीक है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हड्डियाँ। नेक्स्ट देखते हैं हड्डियाँ यानी कि बोन्स। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये भी याद रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन परीक्षा में पूछे कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो नवजात शिशु के शरीर में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। और एक मनुष्य के शरीर में, जो प्रौढ़ावस्था में जब मनुष्य होता है तो 206 हड्डियां रह जाती हैं, लेकिन शैशवावस्था में इनकी संख्या अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये हड्डियाँ कोमल एवं लचीली होती हैं, जो भली प्रकार से जुड़ी नहीं रहती, लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियों में मजबूती आती जाती है, और इन्हें अस्थि निर्माण कहते हैं। यानी कि शैशवावस्था में ही, जब उत्तरकालीन शैशवावस्था में धीरे धीरे हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़कर मजबूत हड्डियों में परिवर्तित होने लगती हैं, इसको अस्थिकरण कहते हैं। और इसी अस्थिकरण के आगे चलकर इसी अस्थिकरण के कारण जो हड्डियां हैं मनुष्य में वो 206 रह जाती हैं, और इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की भी अहम भूमिका होती है अस्थिकरण की प्रक्रिया में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अन्य अंग। अन्य अंगों की बात करें तो अन्य अंगों की अगर हम बात करें तो नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार कुल भार का 23% होता है। देखिए, इसको भी आप नोट कर लीजिए और नोट्स बनाते चलिए कि जो नवजात शिशु है उसका जो शारीरिक भार है उसके कुल भार का 23% होता है। यानी कि बालक का भार है उसके कुल भार का 23% उसके मांसपेशियों का होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार टेट में भी पूछा है कि जो नवजात शिशु है उसके दिल की धड़कन कितनी होती है, तो नवजात शिशु के दिल की धड़कन 140 पर मिनट होती है, 140 बार धड़कता है। और नेक्स्ट देखिए टांगे या उसकी भुजाएं, 1.5 गुना भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। यानी कि नवजात शिशु के अंत तक जो भुजाएं हैं उनका आकार 2 गुना तक हो जाता है। चलिए, ये रहा शैशवावस्था का शारीरिक विकास, जिसमें मैंने आपको इसके मुख्य बिंदुओं से परिचित कराया। अब हम लोग चलते हैं बाल्यावस्था की तरफ। बाल्यावस्था की हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का शारीरिक विकास बात करते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था का शारीरिक विकास। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, देखिए भार, अगर हम वेट की बात करें तो बालक तथा बालिकाएं दोनों का भार बढ़ता है, और यह भार 80 से 95 पाउंड हो जाता है। यानी कि भार में भी तीव्र गति से वृद्धि होती है बाल्यावस्था में, और यह 80 पाउंड से लेकर 95 पाउंड के आसपास होता है। और मैं आपको बता दूं कि उत्तरकालीन समय में, यानी कि लगभग 11 या 12 वर्ष की आयु में बालक और बालिकाओं का जो औसत भार है वो लगभग 29 से 30 केजी होता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि शैशवावस्था में बालक विकास की गति में बालिकाओं से तेज होता है, पर बाल्यावस्था में बालिकाएं विकास की गति में बालक से तेज हो जाती हैं, आगे निकल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचाई। ऊंचाई बहुत धीमी गति से बढ़ती है, और ऊंचाई की कुल वृद्धि 10 से 12 इंच तक होती है। देखिए, यहाँ ऊंचाई तीव्र गति से ना बढ़कर स्लो होती है, स्लो उसका रेट होता है बढ़ने का, और लगभग 10 से 12 इंच बढ़ता है बालक और बालिकाएं दोनों। इसके बाद सिर का आकार एवं मस्तिष्क का भार, इसको देखते हैं। 9 वर्ष की आयु में सिर का आकार प्रौढ़ सिर का 90% व 10 वर्ष की आयु में प्रौढ़ सिर का आकार 95% हो जाता है। अर्थात जो सिर एवं मस्तिष्क है बच्चे का वो 10
वर्ष की आयु में लगभग 90% तक विकसित हो जाता है और 8-9 वर्ष की आयु में लगभग 90% तक विकसित हो जाता है और 10 वर्ष की आयु में लगभग 95% तक विकसित हो जाता है। यानी कि एक प्रौढ़ मस्तिष्क की अगर हम बात करें उसके आधार पर अगर यहाँ देखें तो 9 वर्ष की आयु में बच्चे में 90% मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि मानसिक विकास में तीव्रता बनी हुई है। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क का भार 9 वर्ष की आयु में लगभग 90% हो जाता है। यानी कि अगर प्रौढ़ मस्तिष्क की बात करें उसमें 90% भाग बाल्यावस्था में ही विकसित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दांत। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग है। दांत 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और 11 से 12 वर्ष की आयु में सभी दांत गिर जाते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत निकल आते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि शैशवावस्था में जो दांत निकलते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है और धीरे धीरे वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और 6 वर्ष की आयु में वो गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और 10 से 12 वर्ष की आयु में नए दांत निकल आते हैं जिनको हम स्थायी दांत कहते हैं और इनकी संख्या होती है 28। ठीक है, 28। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बाल्यावस्था में दांतों की संख्या कितनी होती है तो बाल्यावस्था के लास्ट में यानी उत्तरकालीन बाल्यावस्था में दांतों की जो संख्या है वो होती है 28, यानी 28 दांत होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि एक मनुष्य में कितने दांत होते हैं तो मनुष्य में जो दांतों की संख्या है वो 32 होती है, पर अभी यहाँ पर वो 4 दांत विकसित नहीं होते, वो आगे चलकर विकसित होते हैं। तो यहाँ पर स्थायी दांतों की संख्या होती है 28। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हड्डियाँ। ठीक है, हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियों को बनने के कारण हड्डियों की संख्या 270 से बढ़कर 350 हो जाती है। देखिए ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या थी वो 270 थी, लेकिन यहाँ पर जब शरीर का डेवलपमेंट होता है तो कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ और विकसित होती हैं और उन्हीं के कारण जो हड्डियों की संख्या है यहाँ बढ़ जाती है और बढ़कर कितनी हो जाती है, 350 हो जाती है। ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप 350 हड्डियाँ लिखेंगे बाल्यावस्था के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अन्य अंगों की बात करेंगे। तो 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% तथा 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का जो भार है वो हो जाता है 33%। ठीक है, वो हो जाता है 33%। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है 33%। देखिए ये पॉइंट एक बार फिर से समझ लीजिए। 9 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 27% तथा 12 वर्ष की आयु में मांसपेशियों का भार 33% होता है। यानी कि कुल भार का 27% भाग मांसपेशियों का होता है। कब? 9 वर्ष की आयु में, और 12 वर्ष की आयु में कुल भार का 33% भाग मांसपेशियों का होता है। ठीक है, इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसको भी 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार होती है। देखिए शैशवावस्था में जहाँ पर हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट थी, वहाँ पर ये घटकर 6 वर्ष की आयु में 100 बार प्रति मिनट हो गई और 12 वर्ष की आयु में 85 बार हो जाती है। तो अगर हम बात करें, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बाल्यावस्था के उत्तरकालीन बाल्यावस्था में यानी कि 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन कितनी होती है बच्चे में, तो 85 पर मिनट होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है यौन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जो 12 वर्ष में बालक और बालिकाओं में यौन अंगों का विकास प्रारंभ हो जाता है और उनके यौन अंगों में डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, जो कि किशोरावस्था तक चलता है और किशोरावस्था में जाकर पूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
किशोरावस्था का शारीरिक विकास। देखिए, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था तनाव, तूफान, संघर्ष और विरोध की अवस्था है और इसे परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। परिवर्तन शब्द यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो शारीरिक परिवर्तन भी बहुत तेज़ी से होते हैं। आइए उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। चलिए, भार की बात करें। यहाँ पर अगर हम भार की बात करेंगे तो किशोर या किशोरियों दोनों का भार बढ़ता है और उनके भार का अंतर 25 पाउंड हो जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में बालक बालिकाओं से तेज विकसित होते हैं। बाल्यावस्था में बालिकाओं के विकास की गति है वो बालक से तेज हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ पर अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरियों से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं या उनका विकास होता है और इनके भार का अंतर लगभग 25 पाउंड हो जाता है। अर्थात अगर एक बालक एक बालिका से 25 पाउंड तक ज़्यादा भारी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ऊंचाई या लंबाई। 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अपनी अधिकतम ऊंचाई को ग्रहण कर लेती हैं, जबकि किशोर 18 वर्ष तक बढ़ता रहता है। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करिएगा कि 16 वर्ष की आयु में बालिकाओं की जो लंबाई है वो अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेती हैं और अगर बालकों की बात करें तो 18 वर्ष की आयु में बालक अपनी अधिकतम लंबाई को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात बालकों की जो लंबाई बढ़ने की जो एज है वो बालिकाओं से अधिक होती है। इसीलिए औसतन बालक बालिकाओं से अधिक लंबे भी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट है सिर एवं मस्तिष्क का भार। तो सिर अपना प्रौढ़ आकार ग्रहण कर लेता है और मस्तिष्क का भार लगभग 1200 से 1400 ग्राम हो जाता है। अर्थात किशोरावस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और इसका जो भार है वो 1200 से 1400 ग्राम के आसपास हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद है दांत। यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है और प्रज्ञा दंत आने लगते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। किशोरावस्था के अंत तक या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में आते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 28 स्थायी दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं और जो किशोरावस्था है इसके अंत तक या कभी कभी प्रौढ़ावस्था में 4 और दांत निकलते हैं, जो कि अगर हम मिलकर इनकी बात करें तो प्रौढ़ावस्था के शुरुआत में या किशोरावस्था के अंत तक जो बालकों के या दांत हैं उनकी संख्या कितनी हो जाती है? उनकी संख्या होती है 32, यानी कि 32 स्थायी दांत निकल आते हैं। कभी कभी ये देखा गया है कि जो प्रज्ञा दंत हैं वो काफ़ी लंबे समय तक भी नहीं विकसित हो पाते, पर लगभग प्रौढ़ावस्था में वो विकसित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है हड्डियाँ। छोटी छोटी हड्डियाँ जोड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि अस्थिकरण की प्रक्रिया होती है। अस्थिकरण की प्रक्रिया में छोटी छोटी हड्डियाँ जुड़कर बड़ी और मजबूत हड्डियाँ बनाती हैं। तो बाल्यावस्था में जो 350 हड्डियाँ थीं वो यहाँ पर 206 रह जाती हैं और जीवन पर्यंत अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अन्य अंग। तो अन्य अंग की अगर हम बात करें, हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है और यौन अंगों का पूर्ण विकास प्रारंभ हो जाता है। देखिए, अभी वहाँ पर जो हृदय की धड़कन थी बाल्यावस्था में 85 थी और शैशवावस्था में 140 के आसपास थी प्रारंभिक स्टेज में, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो एक बार में 72 बार उसका दिल धड़कता है किशोरावस्था में किशोरों का, और मांसपेशियों का कुल भार लगभग 44% हो जाता है। यानी कि कुल भार का 44% जो भाग है वो मांसपेशियों का होता है किशोरावस्था में। तो ये रही कुछ विकासात्मक विशेषताएं बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था में। एक बार मैं आपको और बता दूं कि किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं की आवाज़ में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है और ये अंतर थायरॉक्सिन हार्मोन्स के कारण होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथ से निकलता है और थायराइड ग्रंथ से निकलकर जो इसमें
बालकों में यह कम निकलता है, इसलिए उसकी आवाज़ भारी होती है, और बालिकाओं में इसका सिक्रीशन अधिक होता है, इसलिए उनकी आवाज़ पतली और सुरीली होती है। तो ये कुछ शारीरिक विशेषताएं थीं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे अपनी लाइव क्लास में 5:10 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।